साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम है विलयन। बात करते हैं विलयन क्या होता है। तो दो पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? विलयन कहते हैं। कोई दो पदार्थ लिया जाए और उनको मिला करके अगर समांगी मिश्रण बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलायक में विलेय को मिलाने पर विलयन प्राप्त होता है। विलयन समझने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि एक पात्र में, एक बर्तन में हम लोग कुछ पदार्थ अधिक मात्रा में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें शरबत बनाना है। क्या बनाना है? शरबत। तो शरबत बनाने के लिए एक बर्तन में हमने क्या ले लिया? पानी ले लिया। और इसमें अब हम लोग क्या डालेंगे? चीनी डालेंगे। तो अगर ये समांगी मिश्रण होगा तो ये शरबत हमारा क्या कहलाएगा? विलयन। यानी कि जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में ली जाती है उसे हम लोग विलायक बोलते हैं। तो हमने पानी ज़्यादा मात्रा में लिया इसलिए ये क्या है? विलायक है। और जो चीज़ हम कम मात्रा में लेते हैं उसे विलेय बोला जाता है। क्या बोलते हैं? विलेय। यानी जिसमें कोई चीज़ घोला जाए वो विलायक और जो चीज़ घोली जाए उसे विलेय कहते हैं। तो विलायक और विलेय के मिलने पर क्या बनता है? हमारा विलयन प्राप्त होता है। तो विलयन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। समांगी मिश्रण यानी विलयन बनाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, अधिक मात्रा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और जिस पदार्थ का प्रयोग कम मात्रा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। जिस पदार्थ का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में उसे विलायक, जिसका प्रयोग कम मात्रा में उसे विलेय। इसे आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो विलायक है और एक विलेय है। तो विलायक में हमारे ज़्यादा अक्षर हैं यानी जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक, और विलेय में हमारे कम अक्षर हैं यानी जो कम मात्रा में लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। नोट पॉइंट यहाँ पर यह है कि विलयन बनने के लिए दो शर्तें आवश्यक होती हैं। कितनी शर्तें? दो। कौन कौन सी? पहली बात, विलयन कब बनेगा? पहली बात है कि विलेय और विलायक का उपस्थित होना, यानी दोनों की आवश्यकता होती है विलयन बनाने के लिए। और दूसरा है विलायक अधिक हो तथा विलेय कम हो तभी विलयन प्राप्त होता है। यानी विलायक और विलेय के मिलने से हमें क्या प्राप्त होता है? हमें विलयन प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं हम लोग विलयन के प्रकार, यानी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन को निम्नलिखित दो आधारों पर बांटा गया है। यानी किस आधार पर हम देखेंगे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो दो आधार पर देखेंगे। कौन कौन से हैं? पहला है अवयवी कणों के, यानी अवयवों की मात्रा के आधार पर। जो अवयव हमने लिए हैं कौन कौन से? विलेय और विलायक। तो इनकी कितनी मात्रा है उसके आधार पर हम लोग विलयन देखेंगे। तो अवयवी कणों की मात्रा के आधार पर, या फिर कह सकते हैं कि विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन। कौन कौन से? तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है? तो वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो? बहुत कम हो, लगभग ना के बराबर हो। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई पात्र लिया है और इसमें हमने विलायक रखा है। क्या रखा है? विलायक। और इसमें विलेय मिलाएंगे तभी विलयन बनेगा। तो अगर विलेय की मात्रा बहुत कम ली जाए तो ऐसा जो विलयन प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तनु विलयन कहते हैं। उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक गिलास पानी में आपने लिया। कितना लिया? एक गिलास पानी, और उसमें 4-5 चीनी के टुकड़े डाल दिए हमने। 4-5 चीनी के टुकड़े डाल दिए। तो जो हमारा विलयन प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे। और इसमें विलायक हमारा पानी होगा क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में लेंगे। और 4-5 चीनी के टुकड़े लिए हमने, वो क्या करेगा? विलेय का कार्य करेगा। तनु विलयन के उदाहरण देखें तो तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे तनु विलयन के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं हम लोग सांद्र विलयन क्या होता है। सांद्र विलयन तो वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, जो हम लोग मिलाते हैं, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा तनु विलयन से अधिक हो, यानी तनु विलयन में बहुत कम होती उससे ज़्यादा हो, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन बोलते हैं। जैसे उदाहरण, हमने भी पात्र लिया, इसमें हमने विलायक लिया और क्या मिलाएंगे? इसमें विलेय मिलाएंगे तभी तो विलयन बनेगा। तो एक गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी ले ली हमने। क्या लिया? एक गिलास पानी में 5 चम्मच हमने चीनी ले ली। तो ये हमारा सांद्र विलयन कहलाएगा। यानी कि तनु विलयन से अधिक विलेय लेने पर हमें सांद्र विलयन प्राप्त होता है। इसके उदाहरण क्या हैं?
तो इसके उदाहरण में सांद्र लग जाता है, सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला हमारा है संतृप्त विलयन क्या होता है। तो विलयन की वह अवस्था जिसमें विलेय की मात्रा और अधिक न घोली जा सके, यानी कहने का मतलब है कि हमने इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, सांद्र H2SO4 और सांद्र HCl। बात करते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। तो विलयन की वह अवस्था जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, यानी कहने का मतलब है कि इसमें हमने विलायक ले लिया है और इसमें हम क्या घोलेंगे, विलेय घोलेंगे। तो इसमें हम विलेय घोलते जाएं, विलेय घोलते जाएं, विलेय घोलते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो हमारा विलेय पदार्थ है वो घुलना बंद हो जाएगा। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। उदाहरण से समझे कि मान लीजिए एक गिलास में हमने पानी ले रखा है, ले रखा है पानी, और इसमें हम लोग चीनी डालेंगे। तो चीनी डालते जाएं तो चीनी क्या होगी, घुलती जाएगी। धीरे धीरे ये अंदर का विलयन गाढ़ा हो जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसमें हम चीनी डालेंगे तब भी वो चीनी नहीं घुलेगी, यानी इसमें बिल्कुल पानी नहीं बचा रह जाएगा और चीनी का घोल भी नहीं बचा रह जाएगा, चीनी पूरी सूख जाएगी डालते। तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन, यानी विलयन की वह अवस्था जिसमें विलेय जो है और अधिक न घोला जा सके, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। उदाहरण इसका क्या है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का संतृप्त विलयन हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का संतृप्त विलयन। तो ये हमने देखा कि विलेय और विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार थे। आगे देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि विलेय और विलायक के कणों के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। पहले हमने देखा कि विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते थे। अब हम लोग देखेंगे कि विलेय और विलायक के जो कणों का आकार है उसके आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो कणों के आधार पर विलयन हमारे 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो मुख्यतः पहला होता है ठोस का विलयन, दूसरा होता है द्रव विलयन और तीसरा होता है हमारा गैस विलयन। तो ये आपस में अपक्रिया करके भी विलयन बनाते हैं। तो जैसे पहला है ठोस का ठोस में विलयन, पहला कौन सा, ठोस का ठोस में विलयन, फिर ठोस का द्रव में विलयन, कौन सा, ठोस का द्रव में विलयन, फिर ठोस का गैस में विलयन। तो हमारे ठोस के तीनों के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन और द्रव का गैस में विलयन, फिर गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन और गैस का गैस में विलयन। तो ये हमारे विलयन जो है 9 प्रकार के हो जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं परासरण की क्रिया क्या होती है। कौन सी क्रिया, परासरण की क्रिया। तो परासरण की क्रिया को हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो ये हमने एक पात्र ले लिया है और इधर हमने रखा है इसमें कम सांद्रता का विलयन, कौन सा, कम सांद्रता का विलयन, और हमने इधर रखा है अधिक सांद्रता का विलयन, अधिक सांद्रता का विलयन इधर रखा है हमने, और बीच में ये हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई है। कौन सी झिल्ली लगाई है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली में इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे विलयन इधर से उधर आ जा सकता है। तो इधर हमने कम सांद्रता का विलयन रखा है, इधर हमने अधिक सांद्रता का विलयन रखा है और बीच में हमने क्या रखा है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो परासरण की क्रिया क्या कहती है कि जब कम सांद्रता वाले विलयन के, जब कम सांद्रता के विलयन को अधिक सांद्रता के विलयन के साथ, अधिक सांद्रता के विलयन के साथ अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है। फिर से देखिए, जब कम सांद्रता वाले विलयन को अधिक सांद्रता वाले विलयन के साथ अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है तो क्या होता है कि जो कम सांद्रता वाला विलयन है, कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर धीरे धीरे गति करने लगता है। यानी जब कम सांद्रता वाले विलयन को अधिक सांद्रता वाले विलयन के साथ अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग करते हैं तो ये जो कम सांद्रता वाला विलयन है इन छिद्रों के माध्यम से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करता है, गति करने लगता है या धीरे धीरे बहने लगता है। तो इस प्राकृतिक प्रवाह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण की क्रिया। यानी कम सांद्रता वाले विलयन
का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके जाना ही हमारा क्या कहलाता है? परासरण की क्रिया। परासरण की क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक होता है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला है ये टॉपिक हमारा परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण क्रिया अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो परासरण दाब समझने में आसानी होगी। एक बार मैं फिर से परासरण क्रिया समझाती हूँ कि जो कम सांद्रता वाला विलयन है अधिक सांद्रता वाले विलयन के साथ रखा जाता है तो इसे अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है। तो क्या होता है कि कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः ही अपने आप ही प्रवाह करने लगता है, इसे बोलते हैं परासरण की क्रिया। परासरण दाब क्या होता है? तो अधिक सांद्रता वाले विलयन पर, किस पर? अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया दाब, इस पे दाब लगा दिया जाए। देखिए अभी यहाँ पर परासरण की मान लीजिए क्रिया हो रही है, इधर कम सांद्रता वाला विलयन है और इधर अधिक सांद्रता वाला विलयन है। तो ये विलयन उस तरह प्रवाहित हो रहा है यानी अधिक सांद्रता की ओर जा रहा है। तो इस पर क्या कर दिया जाए? अगर इस पर दाब लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? ऊपर से दाब लगा दिया जाए तो ये जो प्रवाह हो रहा है उधर की ओर ये रुक जाएगा, क्योंकि इस पर दाब लगेगा तो इस पर विलयन ऊपर की ओर बढ़ नहीं पाएगा, भर नहीं पाएगा। तो अधिक सांद्रता वाले विलयन पर, इस पर लगाया गया, अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह कम से कम दाब, वह कम से कम दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण दाब बोलते हैं। अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह कम से कम दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। तो आप लोगों को ये परासरण दाब क्लियर हो गया होगा।